नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश्वर अग्रवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए लेक्चर में जो कि 8/5/2021 का करंट अफेयर्स है। मैंने सीएसई इंटरव्यू 2015, 17 और 18 में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। आज का बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सेंटर को, या तो आप 700 एमटी ऑफ ऑक्सीजन दीजिए या फिर हमारा कोअर्सिव एक्शन झेलने के लिए तैयार रहिए। मतलब कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। आप सभी दोस्त व्हाट्सएप यूज करते होंगे और आपने देखा भी होगा कि इसकी प्राइवेसी पॉलिसी का एक स्टेटमेंट ग्रीन कलर की स्क्रीन जो है आपके सामने आती है। तो क्या है ये प्राइवेसी पॉलिसी देखेंगे और क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। थर्ड है हमारा एक्सटेंट ऑफ डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। बहुत ही ज्यादा जरूरी है आजकल इंटरनेट यूज करना, लेकिन क्या सभी के पास ये सुविधा उपलब्ध है या कुछ लोग हैं जो इससे वंचित हैं अभी भी। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इस थर्ड स्लाइड में। उसके बाद है पुडुचेरी एज यूटी सम फैक्ट्स। अभी तक हमने दिल्ली के बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया एज अ यूटी, बट क्या पुडुचेरी भी इंपॉर्टेंट है और क्या दिल्ली और पुडुचेरी का सेम स्टेटस है या कुछ डिफरेंट है। सारी चीजें हम देखेंगे इस फोर्थ स्लाइड में। फिफ्थ हमारा होगा पावर्स ऑफ सीजीआई। सीजीआई is the highest सुप्रीम कोर्ट जज एज वी ऑल नो। तो क्या इसके पावर्स हैं, क्या मिसयूज के चांसेस हैं, क्या ऐसा कभी पहले भी हुआ है, ये सारी चीजें हम देखेंगे फिफ्थ स्लाइड में। सिक्स में हम देखेंगे कि यूएस ने फिर से अपना इंटरेस्ट जनरेट किया है ईरान डील में और इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या इसका बैकग्राउंड है और क्यों जरूरी है ये। लास्ट हमारा होगा ट्रिप्स टेम्पररी वेवर। ट्रिप्स जो कि आपको पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, तो इसमें क्या चेंजेस अभी रिसेंट में आए हुए हैं, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रेप आईएएस के बारे में बता देता हूं। इसने एक इनिशिएटिव लिया है 3 मंथ्स फ्री क्रैश कोर्स आपको देने का। इसका सबसे बड़ा खास फायदा ये है कि इसमें जो फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ा रहे हैं दे आर वेल क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर। इन्होंने मेंस दिया हुआ है, कुछ लोगों ने मेरी तरह इंटरव्यूज भी दिया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से ये लोग गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका पूरा कोर्स, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो चाहे डायनेमिक पोर्शन हो, हम कवर करेंगे। इसके अलावा भी आपको हम कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, जैसे 5 मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों, ताकि आपको ये पता लग सके कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड के साथ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को क्या फटकार लगाई और क्यों लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को यह बोला कि आप अपना कमिटमेंट 700 मेट्रिक टन्स का ऑक्सीजन का पूरा करिए, दिल्ली वासियों को दीजिए, अदरवाइज आप हमसे एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं और हम कोर्सिव एक्शन लेने के लिए आपके अगेंस्ट तैयार हैं। आप सभी को पता होगा कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। एग्जीक्यूटिव के फेलियर को भी हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव इस मामले में फेल हो गया, इसलिए कोर्ट्स को इंटरफेयर करना पड़ा। लेकिन क्या कोर्ट्स की कोई लिमिटेशंस हैं या वो अनलिमिटेड पावर्स रखते हैं? क्या कोर्ट्स सेंटर को कोर्सिव एक्शन ले सकते हैं उनके अगेंस्ट? आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहले तो जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट इन प्रिंसिपल क्या होती है। इट इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें पता है राइट टू लाइफ आर्टिकल नंबर 21 में होता है, उसको भी अपहोल्ड करने का किसके पास जिम्मा होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, अब और चीजें देखते हैं। इट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द सिटीजंस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इस नाते हम देख सकते हैं एज पर आर्टिकल 21 कोर्ट एक्शन ले सकता है। लेकिन क्या इसके अलावा और कुछ भी आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है एक्शन लेने का? तो हम जस्ट थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले, सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स होती हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या रूल्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 31, इट इज अबाउट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि कोई भी स्टेट्स के बीच में अगर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है या कोई केस स्टैब्लिश होता है तो सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में ही ओरिजिनेट होता है। मतलब वो हाई कोर्ट में स्टार्ट नहीं होता,
या लोअर कोर्ट में स्टार्ट नहीं होता, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल नंबर 131। Then we move on to the other jurisdiction, that is appellate jurisdiction, आर्टिकल 132, 133 एंड 134। दोस्तों ये क्या चीज होती है? एपेलोट का मतलब ये होता है कि जो अगर लोअर कोर्ट ने, जैसे हाई कोर्ट हो गई है और कोई लोअर कोर्ट हो गया, उसने कोई डिसीजन दिया सिविल या कॉन्स्टिट्यूशनल, तो हम एज अ सिटीजन उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करता है तो उसको बोलते हैं एपेलोट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, थर्ड होता है हमारा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल नंबर 143। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी चीज पे, किसी भी मुद्दे पे कंफ्यूज है लीगली, तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसका व्यू मांग सकता है। तो ऐसे कौन से जजमेंट, ऐसे कौन से मैटर्स होते हैं? मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले कोई ट्रीटी या अग्रीमेंट या एंगेजमेंट हुआ था किसी भी कंट्री के साथ या इन्हीं दो लोगों के बीच में, तो उन सब के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से उसका ओपिनियन मांग सकती है। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पेनलाइजिंग पावर है? देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आर्टिकल 129 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और वो इन्फोर्सेबल होगा ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, और अगर ये इन्फोर्स नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर कोई जानबूझ करके या किसी वजह से उसके ऑर्डर की अवहेलना करता है तो उसको कंटेम्प्ट लगा करके कोर्ट पनिश कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 129 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 142 एंड 144 आर्टिकल सपोर्ट्स दिस। आर्टिकल 142 में क्या कहता है? आर्टिकल 142 says that Supreme Court orders are enforceable throughout the territory of India। ठीक है, पूरे भारत देश में वो लागू होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा, एंड इट इज एज गुड एज लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 144 इस इंसिडेंटल आर्टिकल है, इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए। आर्टिकल 144 सेज दैट सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब जितनी भी सिविल या जुडिशियल अथॉरिटीज हैं उनका ये फर्ज है, उनकी ड्यूटी है कि वो आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142 के अंतर्गत जो भी ऑर्डर दिया गया है उसको पूरी तरीके से फॉलो करना। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट कैन टेक पीनल डिसीजन अगेंस्ट दीज अथॉरिटीज, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ही एग्जेम्पलरी कॉस्ट भी लगा सकती है। यानी क्लियर कट है कि आर्टिकल नंबर 129, 142 और 144 को अगर हम एक साथ रीड करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने का पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। ओके, अब ये जो पेनलाइजिंग पावर है, इसको हम दो पार्ट में बोलते हैं। एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? सिविल कंटेम्प्ट मीन्स डूइंग एनी एक्ट विच इज डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट। दैट मीन्स अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और किसी ने जानबूझ करके उस जजमेंट की अवहेलना की, उसको बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट। ठीक है दोस्तों, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब एक स्टेप ऊपर। इसका मतलब आप जो ऑर्डर दिया गया उसको तो फॉलो नहीं कर रहे, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं? अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट को लोअर कर रहे हैं। जैसे कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं आप, या आप विटनेस को कोर्ट में जाने से रोक रहे हैं, या इस तरह की कोई भी चीज जो जजमेंट देने में बीच में हर्डल है, उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट की सजा कम होती है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की सजा ऑब्वियसली ज्यादा। ठीक है दोस्तों, इस पे क्वेश्चन भी फ्रेम किया हुआ है जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एससी पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इस तरह के क्वेश्चंस जो है दोस्तों यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट?
और इज इट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और इज इट अ लीगल राइट? ठीक है, इस केस में आपने देखा आर्टिकल नंबर 129, 142 एंड 144 आपको सुप्रीम कोर्ट को पावर देते हैं। इसका मतलब दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। Second option, Article 129 and 142 gives this power. Yes, this option is also correct. हाँ, यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर यहां लिखा होता आर्टिकल 129, 142 ओनली गिव्स दिस पावर, तो ये ऑप्शन गलत होता, क्योंकि आर्टिकल 129, 142, आर्टिकल 144 और कंटेम्प्ट के भी कुछ एक्ट्स हैं जो इसको ये पावर देते हैं। फिलहाल ये ऑप्शन करेक्ट है। आंसर हमारा है ए एंड बी बोथ। ठीक है दोस्तों, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। व्हाट्सएप आज हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा बन गया। हर चीज, हर दोस्तों से या प्रोफेशनल सर्कल, हर जगह हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ने अभी कुछ अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में चेंज किया है, जिसकी डेडलाइन 15 में थी, लेकिन अब उसने इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। तो आइए जानते हैं ये प्राइवेसी पॉलिसी क्या थी, ठीक है, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस थे और व्हाट्सएप ने इसके बारे में क्या बोला है। पहले देखते हैं व्हाट्सएप ने इसके बारे में क्या बोला है। WhatsApp has said that the update does not change WhatsApp data sharing practices with Facebook and does not impact how people communicate privately with friends or family. WhatsApp कहता है कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी हम चेंज कर रहे हैं, इससे किसी को भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारी पहले से शेयरिंग पॉलिसी थी वो अभी भी रहेगी। ठीक है, लेकिन दिस इज अ फोर्स्ड कंसेंट। व्हाट्सएप कहता तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन व्हाट्सएप ने ये भी कहा है कि अगर कोई आदमी या कोई पर्सन इस चीज को कंसेंट नहीं करता है, अगर इस चीज को नहीं मानता है, तो वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन हिज अकाउंट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। मतलब हम उसका अकाउंट जो है डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो एक तरह से वो बोल रहा है कि चेंज तो नहीं हो रही कोई प्राइवेसी पॉलिसी, लेकिन दूसरी तरफ वो फोर्स कर रहा है आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को अग्री करें। ठीक है, दूसरा इसमें मुद्दा यह है कि द पॉलिसी इज डिस्क्रिमिनेटरी। ये पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों? क्योंकि ये यूके और यूरोपियन यूनियन पे लागू नहीं होती, सिर्फ इंडिया और अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे लागू होती है, एक्सेप्ट यूके एंड यूरोपियन यूनियन। दैट्स व्हाई इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, तो हमने देखा कि व्हाट्सएप की इस पॉलिसी का क्यों विरोध कर रहे हैं हम। ठीक है, एक तो पहली बात इट्स अ फोर्स कंसेंट और दूसरा इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली पॉलिसी है क्या। आइए दोस्तों, तो इस स्लाइड में मैंने आपको यही बताया हुआ है कि ये पॉलिसी में है क्या। इट रिक्वायर्स यूजर टू कंसेंट टू शेयर डेटा। यहां पर क्या होगा कि यूजर का जो डेटा है उसकी बिना परमिशन के थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ना सिर्फ कंटेंट बल्कि आपका मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या हो गया? आपके बारे में इंफॉर्मेशन, आपकी एज, आपकी बर्थ डेट, या जो भी आपने जब व्हाट्सएप इंस्टॉल किया था तो व्हाट्सएप कंपनी को वहां इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, वो सारी इंफॉर्मेशन वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स से शेयर कर सकता है। ठीक है, जो कि पहले नहीं था। तो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। आप समझ सकते हैं कि आपकी प्राइवेसी कुछ रही नहीं गई। सारी चीजें आपके बारे में किसी को भी थर्ड पार्टी को दिया जा सकता है फॉर मनी। ठीक है, और एक तो मॉरल ग्राउंड पे रॉन्ग है, मॉरल ग्राउंड पे रॉन्ग है। दूसरी क्या चीज है कि पुट्टा स्वामी जजमेंट, एक जजमेंट आया था 3 साल पहले। इसने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया था सिटीजन्स के। ठीक है, इससे पहले पुट्टा स्वामी जजमेंट से पहले राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स नहीं बोला जाता, लेकिन इसके बाद इसको बोला जाने लगा। ठीक है, और इसने ये भी बोला जजमेंट ने कि हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ की जरूरत है जिससे हम प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसके एवज में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को बनाया गया, लेकिन अभी ये बिल जो है सिर्फ बिल है, एक्ट नहीं बना है। अभी सिर्फ पार्लियामेंट में इस पे डेलिब्रेशन चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया में अभी भी कोई प्राइवेसी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता एज ऑन डेट।
ठीक है, तो ये दूसरा चीज हो गया कि पुट्टा स्वामी जजमेंट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया था और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी इसको वायलेट करती। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके अगेंस्ट है वो ये है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 400 मिलियन ऑफ द टोटल 2 बिलियन व्हाट्सएप यूजर्स। 2 बिलियन व्हाट्सएप यूजर्स में 400 मिलियन यूजर्स सिर्फ इंडियंस हैं, तो हमारे अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ओके, दैट्स व्हाई वी आर अपोजिंग दिस व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। सभी लोग इंटरनेट आप लोग यूज करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, बदनसीब लोग हैं, जिनके पास इंटरनेट आज भी नहीं है। ठीक है, ये न्यूज में क्या क्यों था, पहले हम इसको देख लेते हैं। तेलंगाना में अभी अभी टेक सेवी अर्बनाइट्स ने जो है स्मार्टफोन के जरिए कोविड-19 की वैक्सीनेशन का स्लॉट्स बुक कर लिया, जबकि रूरल पर्सन्स जिनको इंटरनेट का आइडिया नहीं था वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये न्यूज एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिजिटल डिवाइड इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, कुछ फैक्ट्स हैं, इसका मैंने फैक्ट शीट नाम रखा है, फैक्ट्स हैं जो आपको रिमेंबर होने चाहिए। India digital divide remains huge as 400 million people don't have access to the internet. 400 million people, can you believe, don't know how to use the internet. And they don't know क्या, उसके पास access ही नहीं है 400 million people के पास। ठीक है, फोन टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी की ग्रोथ बढ़ी है, फोन्स लोगों के पास आए हैं, मोबाइल फोन्स, लेकिन इंटरनेट अभी भी 400 मिलियन पीपल नहीं यूज कर। टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में 1160 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर्स हैं, विच इज अ ह्यूज बेस। डिजिटल डिवाइड जो है आपका स्पेशल डिजिटल डिवाइड, हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक है स्पेशल डिजिटल डिवाइड। स्पेशल डिजिटल डिवाइड क्या होता है, अर्बन और रूरल एरियाज में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्पेशल डिजिटल डिवाइड। तो आज भी बहुत ज्यादा है रूरल और अर्बन एरिया में। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएसएसओ कंडक्टेड सर्वे ने जो कंडक्ट किया था एनएसएसओ ने, उसके अकॉर्डिंग जस्ट 4.4 रूरल हाउसहोल्ड्स हैव अ कंप्यूटर। ओनली 4.4% रूरल हाउसहोल्ड्स हैव अ कंप्यूटर, जबकि अर्बन एरिया में 14.4% लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो रूरल एरियाज में 14.9% लोगों के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, जबकि अर्बन एरियाज में 42% लोगों के पास है। तो आप देख सकते हैं कि 4.4 और 14.4 ऑलमोस्ट 10% का डिफरेंस है जिनके पास कंप्यूटर्स हैं, और 14.9 और 42%, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ये तो बात हुई आपकी स्पेशल डिजिटल डिवाइड की। उसके बाद आते हैं रीजनल डिवाइड की। जैसे स्टेट्स लाइक बिहार एंड यूपी आर मच मच बिहाइंड देन हिमाचल प्रदेश एंड केरला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थर्ड आता है हमारा जेंडर डिजिटल डिवाइड, मतलब मेन और वुमेन में भी यहां डिफरेंस है। देखते हैं कैसे, कुछ फैक्ट्स इसके बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू GSMA 2020 मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट, GSMA एक बहुत रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिपोर्ट निकालती है। उसने क्या कहा है कि ओनली 21% ऑफ वुमेन इन इंडिया आर मोबाइल इंटरनेट यूजर। सिर्फ 21% महिलाएं इंटरनेट यूज करती हैं। ठीक है, जबकि मेन में 42% मेन हैव एक्सेस टू मोबाइल इंटरनेट। मतलब कितना हो गया, 21% वुमेन और 42% मेन, मतलब डबल, ऑलमोस्ट डबल, इतना डिवाइड है। ओके, और अगर हम मोबाइल फोन की बात करें, इंटरनेट की ना बात करें, सिर्फ मोबाइल फोन की, 79% of the men have mobile phone while women have 63%. 63% women have mobile phones while in men 79% of men have got mobile phones. चलिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम इंटरनेट की बात करें तो 21% वुमेन हैव एक्सेस टू इंटरनेट, जबकि मेंस में इट इज 42%। बिग डिवाइड। India's digital sector still account for less than 10% of the GDP.
10% से भी कम जीडीपी का जो है डिजिटल सेक्टर है हमारे पास। और ई कॉमर्स इज 5% ऑफ द ट्रेड इन इंडिया, 5% से भी कम है। जबकि आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के टाइम्स में हम सारी चीजें ऑलमोस्ट ऑनलाइन मंगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इट इज जस्ट लेस देन 5%। आगे मूव करते हैं दोस्तों। एक इस पे क्वेश्चन है जो आप करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ब्रिजिंग द डिजिटल गैप इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डिजिटल गैप को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, कुछ स्कीम्स भी बनाई हैं। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज इससे रिलेटेड नहीं है, कौन सी स्कीम इस मोटिव से रिलेटेड नहीं है। हम देखते हैं। फर्स्ट इज ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। आप सभी को पता होगा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ले डाउन करने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने निकाला हुआ था। तो ये ऑप्शन ट्रू है। उन्नति एंड ज्ञानदूत। उन्नति प्रोजेक्ट क्या है आपका? उन्नति इज अ प्रोजेक्ट बाय HPCL to provide free laptops and internet connectivity to the school children. उन्नति HPCL का इनिशिएटिव है स्कूल चिल्ड्रन के लिए, जबकि ज्ञानदूत प्रोजेक्ट MP का प्रोजेक्ट है ट्राइबल और रूरल एरियाज में इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए। ओके, तो हमारे तीनों ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं। दैट मीन्स द आंसर इज ऑल ऑफ दी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूटी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूटी ऑफ पुडुचेरी। आपने दिल्ली यूटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट पुडुचेरी, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे। तो ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज एन रंगास्वामी took over oath as chief minister for the fourth time in पुडुचेरी। अभी भी इनके चीफ मिनिस्टर बने हैं एन रंगास्वामी, जिन्होंने फ्राइडे को ही ओथ ली है। ठीक है, अब पुडुचेरी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 से गवर्न करता है। ठीक है, दिल्ली जो है आपका वो भी गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 से गवर्न होता है। इसका मतलब दिस इज अ कॉमन एक्ट फॉर बोथ पुडुचेरी एंड दिल्ली। ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी। ये पुडुचेरी में एक लेजिस्लेटिव असेंबली स्टैब्लिश करता है जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे जो कि यूटी ऑफ पुडुचेरी को एडमिनिस्टर करेंगे। इसके अलावा ये एक्ट ये भी प्रोवाइड करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा इसमें एक LG भी होगा जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर कितनी दी गई है पुडुचेरी को वो देखते हैं और फिर दिल्ली का भी देखेंगे। MLAs कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स ऑफ द स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको पावर है किसी भी सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट करने का, अगर वो स्टेट लिस्ट में है या कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या काम है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर who will aid and advise the administrator in the exercise of his functions। मतलब LG इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एड और एडवाइस करते हैं। मतलब फाइनल डिसीजन जो होगा वो LG का ही होगा। ठीक है, और ये प्रोवाइड भी किया गया है सेक्शन 44 में इस एक्ट में कि LG इज एम्पावर्ड टू टेक डिस्क्रिशनरी डिसीजन। ठीक है, आफ्टर कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंसल्ट करने के बाद फाइनल डिसीजन LG का ही होगा। अगर LG और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में कोई डिफरेंस आता है तो LG इस केस में प्रेसिडेंट को भी रेफर कर सकता है ऐसे केसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में, दिल्ली और पुडुचेरी। तो सबसे बड़ा डिफरेंस दिल्ली और पुडुचेरी में दोनों चीजों में है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन में कैसे डिफरेंस है पहले वो देखते हैं कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड दिल्ली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर में नहीं आता है। मतलब केजरीवाल गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड
पे कोई भी राइट नहीं रखती, जबकि पुडुचेरी में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके उनके अंडर में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड भी आता है। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि लेजिस्लेटिव पावर में भी जो पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे लेजिस्लेट कर सकती है, जबकि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इस पे लेजिस्लेट नहीं कर सकती। इसके लॉज जो हैं वो सेंटर बनाता है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट बनाता है। ओके, और थर्ड डिफरेंस ये है कि पुडुचेरी जो है यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 से गवर्न होता है, जबकि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 से तो गवर्न होती ही है, प्लस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1993 से भी गवर्न 1991 से भी गवर्न होती है। ओके, सिंपली पुट, एलजी ऑफ दिल्ली एंजॉयज ग्रेटर पावर देन एलजी ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी के पास ज्यादा पावर होती है एलजी के पास, जबकि दिल्ली के एलजी के पास कम पावर होती है, क्योंकि काफी पावर जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड है वो सेंटर के पास होती है डायरेक्टली। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीजेआई, चीफ जुडिशियल ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अभी अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि सीजीआई हैज नॉमिनेटेड 4 वेकेशन बेंचेस। अभी अभी सीजीआई ने 4 वेकेशन बेंचेस को नॉमिनेट किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीजीआई के अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता था, फिर इस पे क्या कंट्रोवर्सी हुई। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कैसे होता था पहले सीजीआई का, 1950 से लेकर 1973 तक जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता था सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम चीफ जुडिशियल ऑफ इंडिया बना देते थे। ओके, लेकिन 1973 में जब इंदिरा गांधी आई, उसके बाद इस कन्वेंशन में थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि उन्होंने एएन रे, एक जज हुआ करते थे, उन्हें सीजेआई बना दिया, सुपरसीड करके 3 सीनियर जजेस को। मतलब 3 सीनियर जजेस ऑलरेडी थे, लेकिन उनको ना बना करके इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, लेकिन 1993 में सेकंड जजेस केस में वापस से ये कन्वेंशन आ गया कि सीनियर मोस्ट जज को ही सीजेआई बनाया जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि सीजेआई की पावर्स क्या है, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी में था, और कब कंट्रोवर्सी में था वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सीजीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो है एक्सरसाइजेस द प्रेरोगेटिव ऑफ एलोकेटिंग केसेस टू पर्टिकुलर बेंचेस। आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आता है तो कोई बेंच उसको हेयर करती है। ठीक है, 2 जज बेंच, 3 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 9 जज बेंच। ठीक है, तो ये बेंचेस कौन बनाता है, ये बेंचेस सीजेआई बनाता है। इस बेंच में कौन कौन पर्सन होंगे, मतलब कौन कौन से जजेस होंगे, कितने जजेस होंगे, ये सारा प्रेरोगेटिव, मतलब सारा पावर सीजेआई के पास है। आप देख सकते हैं कि सीजेआई हैज गॉट अ लॉट ऑफ पावर्स, और ये तब है जब सीजीआई को हम बोलते हैं प्राइमस इंटर पेयर्स, मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सीजीआई को हम फर्स्ट अमंग इक्वल्स बोलते हैं। सीजीआई को अलग से कोई बहुत ज्यादा हमने अथॉरिटी नहीं दे रखी। ठीक है, हम उसको फर्स्ट अमंग इक्वल बोलते हैं। फिर भी सीजीआई को हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर जो दे रखी है वो ये है कि बेंचेस का नंबर और बेंचेस में कौन कौन जजेस बैठेंगे इस बारे में सिर्फ सीजीआई डिसीजन लेता है, विदाउट एनी कॉलेजियल कंसेंसस, मतलब किसी से बिना पूछे वो ये डिसीजंस अपने आप ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या कंट्रोवर्सी हुई थी और इससे क्या नुकसान हो सकता था। 2 साल पहले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा, उन्होंने कुछ बेंचेस ऐसी बनाई थी जो कंट्रोवर्शियल थी। ठीक है, लोगों ने ये बोला, कई लोगों ने एलिगेशन लगाया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस या जो बेंचेस बनाई गई हैं ये बायस्ड बेंचेस हैं, जिसकी वजह से जो कोर्ट जो डिसीजन का आउटकम होगा वो बायस्ड होगा। ठीक है, और ये 4 जजेस ने एलिगेशन लगाए थे, जस्टिस कलमेश्वर रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर एंड जस्टिस क्यूरियन जोसेफ। इनफैक्ट इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड की थी सीजेआई के अगेंस्ट। तो इन्होंने बात बिल्कुल सही कही थी कि विदाउट कंसल्टिंग एनीबॉडी सीजीआई इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, लेकिन फिर भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है कि कौन सी बेंचेस में कौन कौन बैठेगा।
इसकी वजह से केसेस के आउटकम पे फर्क पड़ सकता है। दोस्तों ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियर डील विद ईरान। एक क्वेश्चन मैंने इसमें फ्रेम किया हुआ है, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IAEA? IAEA आपको पता होगा, इट इज अ बॉडी टू ओवरसी द न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। It reports to both the United Nations General Assembly and Security Council. Yes friends, it is true कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को दोनों को रिपोर्ट करती है। सेकेंड ऑप्शन, seeks to promote peaceful use of nuclear energy and to inhibits its use for any military purpose including nuclear weapons। मतलब इसका काम IAEA का क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को प्रमोट करना, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इसके लिए अलाउड है, लेकिन मिलिट्री पर्पस के लिए अलाउड नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करना। तो ये IAEA देखता है कि ये किस पर्पस के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम किया जा रहा है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है, क्या 2010 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था? नोबेल पीस प्राइज तो इसको मिला, ये करेक्ट है, लेकिन ये 2010 में नहीं 2005 में मिला था। दोस्तों आपको रिमेंबर रखना है, यूपीएससी में इस तरह से ईयर वाइज क्वेश्चन बहुत बनते हैं, 2010 कि 2005, तो यहाँ आपको याद रखना है कि 2005 में इसको मिला था अवार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A एंड B इज करेक्ट। थोड़े फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी यूएस में जो एक्स प्रेसिडेंट थे, इन्होंने न्यूक्लियर डील से पुल आउट कर लिया था। ठीक है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं ये काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं और ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर डील फिर से एक्टिवेट हो जाए ईरान के साथ। ठीक है, तो व्हाट वाज दिस ईरान न्यूक्लियर डील? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या थी ये डील? ये 2015 में एक डील हुई थी, इसको बोलते हैं P5+1 कंट्रीज और ईरान के बीच में डील हुई थी। P5+1 कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। These P5+1 countries were US, UK, Russia, China, France and Germany. US, UK, Russia, China, France and Germany. These were P5+1 country. P5 मतलब परमानेंट 5 और एक जर्मनी और, क्योंकि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। ठीक है, इस डील को हमने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम दिया, JCPOA। इसके अंतर्गत तेहरान मतलब ईरान की जो कैपिटल है, ईरान ने क्या कमिटमेंट्स किए वो देखते हैं। इट विल कट स्टोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस। सेंट्रीफ्यूजेस के स्टोर्स को कट करेंगे। सेंट्रीफ्यूजेस क्या होते हैं? जो कि न्यूक्लियर पावर को, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए जो यूज होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजेस। ठीक है, तो इसको हम कट डाउन करेंगे। एनरिच्ड यूरेनियम को हम कट डाउन करेंगे। एनरिच्ड यूरेनियम, सेंट्रीफ्यूजेस और हेवी वाटर, ये जो तीनों चीजें हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के काम आती हैं, तो हम इन तीनों चीजों को कट डाउन करेंगे। ठीक है, और ऐसा ईरान ने क्यों किया? अब इकोनॉमिक सैंक्शंस को बचाने के लिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने ईरान पे बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे कि जैसे इसके संग कोई ट्रेड नहीं करेगा, इसकी करेंसी को यूज नहीं करेगा अगर इसने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना बंद नहीं किया तो इस वजह से ईरान को बहुत सारा नुकसान हो रहा था और ईरान ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, इससे अच्छा है कि हम इन सारे अपने प्रोग्राम को रोक दें और कट डाउन कर दें इन एक्टिविटीज को, ताकि हमें इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स फेस ना करनी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर यूएस प्रेसिडेंट पुराने हमारे डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने इस डील से अपने हाथ पीछे खींच लिए। ठीक है, कोई नहीं बता सकता व्हाट वाज द रीजन। इवन IAEA, ठीक है, जो कि बहुत एमिनेंट बॉडी है और अनबायस्ड बॉडी है, आपने अभी देखा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करती डायरेक्टली, इसने तक इस डिसीजन को, यूएस प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया। उसने कहा कि ईरान इज वेरी वेल इन कन्फॉर्मिटी विद इट्स कमिटमेंट, फिर भी यूएस के प्रेसिडेंट इससे वापस क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये फिर से रिन्यू हो गया और देखते हैं कि अब आगे इसमें क्या होता है। ये दोस्तों नेक्स्ट है जो आखिरी है आपका ट्रिप्स वेवर WTO का। इसको मैंने क्वेश्चन के फ्रेम में फॉर्म किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सबमिटेड जॉइंट रिप्रेजेंटेशन फॉर रिलैक्सिंग द ट्रिप्स ड्यूरिंग कोविड टाइम्स? मतलब ट्रिप्स क्या होता है? ट्रिप्स में ये होता है कि जो कंट्रीज होते हैं
तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि जिन्होंने ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन दी है ट्रिप्स को रिलैक्स करने के लिए। ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई कंपनी कोई वैक्सीन या मेडिसिन बनाती है तो कोई और कंट्री बिना उसकी परमिशन के या बिना उसे पे किए उस मेडिसिन को नहीं बना सकती। ठीक है, तो किन्हीं दो कंट्रीज ने इसके अगेंस्ट जो है जॉइंट रिप्रेजेंटेशन डाला कि कुछ कोविड का 19 के टाइम्स में इसमें रिलैक्सेशन कर दिया जाए। तो आपको बताना है ये दो कंट्रीज कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मूव करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ था कमेंट बॉक्स में डालने के लिए। ठीक है, कि ऐसा पहला कौन सा कंट्री है जिसने बिलो 18 ईयर्स के लिए वैक्सीन को अप्रूव किया है। तो आंसर आप लोगों ने, काफी लोगों ने सही दिया, इट इज कनाडा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। और प्लीज जो क्वेश्चन अभी आपसे मैंने पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।